आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक स्कूल बस पलटने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के उन्हाई गांव के पास मोड़ पर जीएलपीएस कनीना स्कूल की बस पलटने से यह हादसा हुआ है। तो वहीं महेंद्रगढ़ बस हादसे पर शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। 7 घरों के चिराग बुझ गए हैं। ये बेहद दुखद घटना है। जो भी इसमें दोषी है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी छुट्टी के दिन स्कूल खोलना कानून का उल्लंघन है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बस को भी चेक किया जाएगा, कहीं बस एक्सपायरी तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक निजी स्कूल जीएल पब्लिक स्कूल की बस में लगभग 35 से 40 बच्चे सवार थे। जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर तीखा मोड़ होने की वजह से बस के ड्राइवर नियंत्रण नहीं पा सके, जिस वजह से बस पेड़ से जा टकराई और पलट गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है जो काफी दर्दनाक है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके की टीम जो है मौके पर पहुंच गई। घायल छात्रों को अस्पताल भेज दिया गया है। स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से घायल हुए एक छात्र ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। घायल छात्र का कहना है कि ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और उसने स्पीड 120 रखी थी, जिससे संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गुजरात के पूर्व कांग्रेस नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता रोहन गुप्ता आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। रोहन ने 22 मार्च को कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया था। रोहन ने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े कांग्रेस नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। रोहन गुप्ता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने पिछले महीने अहमदाबाद पूर्व लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मेरे सारे पत्रकार मित्र, यहाँ पे उपस्थित विनोद जी, हरदीप जी, हमारे साथी संजय जी और बाकी मेरे साथी मित्र, आज नवरात्रि के पावन अवसर पर तीसरे दिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। गौरवान्वित हूं और एक युवा होने के नाते जो मोदी जी का विजन 2047, नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा बीजेपी परिवार, जो विजन उनका जो सपना है देश के लिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं दिल में हुआ कि हमको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सिर्फ देश के लिए कुछ करने की भावना है दिल में। उस नाते आज यहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ हूं और विश्वास दिलाता हूं, हमेशा ईमानदारी से 15 साल तक जो भी जहां पे मैं था, जो काम मुझे दिया गया, दिल से काम किया, कहीं दिमाग नहीं लगाया। जो भी हुआ पास्ट में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अब नई इनिंग आज शुरू कर रहा हूं पॉजिटिविटी से। जो भी काम दिया जाएगा देश की विजन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो काम मैं दिल से करूंगा। मेरे सारे उत्तराखंड के ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट बसे तमिलनाडु में था। वहां भी लोग कह रहे थे एक बार फिर मोदी सरकार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं और यहां भी वही गूंज रहा है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात की। सुनिए क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है। फिर एक बार, फिर एक बार। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है,
तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं। मैं एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पे महंगाई है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की मीडिया से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी की शादी है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा। मैंने देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। जयंत चौधरी ने हाथ पर धागा बांधकर मलूक नागर का स्वागत किया और कहा कि उनके होने से लोकसभा 2024 के चुनाव में मदद मिलेगी। पूरी जो प्राकृतिक निशानी है हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। बांधो लक्ष्य जी, क्रांति का प्रतीक है। उनको लेफ्ट हैंड, ये भी होता है ना, लेफ्ट हैंड पे बांधना है, राइट हैंड पे, तुम तो पता होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी तो वीडियो बनी थी कुछ। मलूक जी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? ईद के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद दी है और कहा कि आज ईद के मौके पर अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये त्योहार जहां हम एक दूसरे को गले मिलते हैं, सेवैयां खाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती रही है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखें। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज ईद के मौके पर
अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ प्रदेश के और सभी देशवासियों को आज के त्योहार जहां हम खुशी के साथ मना रहे हैं, मैं पूरे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये त्योहार जहां हम आप एक दूसरे के गले मिलकर के मनाते हैं, सिमैया खा करके एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, वहीं यही खूबसूरती हमारे देश और समाज की है कि सदियों से हम मिल करके रहे हैं। आज ईद के त्योहार के दिन हम सब मिलकर के इस देश की और समाज की जो संस्कृति रही है कि हम मिल करके जुड़ रहे हैं, मिली जुली संस्कृति के साथ आगे बढ़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को धर्म और अधर्म का युद्ध बताया है। जयराम ने राजद के नेताओं को खिसियानी बिल्ली कहते हुए लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो हाल 2019 में इनका हुआ था वही हाल 2024 में भी होगा। तेजस्वी यादव उस रिजल्ट को देखकर अपने स्कूल की मार्कशीट याद करेंगे। जंगल राज 2024 का चुनाव अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, राम और रावण का युद्ध है। बिहार की जनता ने देखा है कैसे लालू के राज में बिहार का विकास, बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार का सामाजिक सद्भाव जंगल राज की कैद में था। वैसे ही जैसे रावण की कैद में लक्ष्मी जी, कुबेर जी और संसार चलाने वाली हर अच्छी शक्तियां थी, बुरी शक्तियों का बोलवाला था, हर अच्छे काम में विघ्न डाला जाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरे एक महीने तक लोग रोजा रखते हैं और रोजे के साथ साथ इबादत भी करते हैं। मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के हर मजहब को मानने वाले रहते हैं। मैं ईद के मौके पर सभी देशवासियों और दुनिया भर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दुनिया के सभी मजहब के पूरे एक महीने तक लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े के साथ साथ इबादत करते हैं। और ये महीना एक तरह से दुआओं का भी महीना है, दान का भी महीना है और दानिशवर्दी का भी महीना है। उसके साथ ही साथ जो है वो मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हो, ईसाई हों, पारसी हों, जितने भी दुनिया के मजहब हैं। और हर मजहब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये ईद हमें खुशहाली के साथ साथ मेरे मुल्क की तरक्की, मेरे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा मजबूत करे, इसकी दुआ है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। साथ ही कहा कि बीते 10 सालों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा। इस मैनिफेस्टो में हमने पहला बात कही है कि वी विल सेफगार्ड द एसेंस एंड द सब्सटेंस एंड द स्पिरिट ऑफ 371F। इसके लिए हम काम करेंगे। वी विल, इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी विल एस्टैब्लिश एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट of world class here in Sikkim. We will establish National Institute of Design for the development and for vocational in Sikkim. और उसी तरीके से यहाँ के युवाओं को पोटेंशियल देने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को भी हम यहाँ स्थापित करेंगे। भारत सरकार की तरफ से हम इस्टेब्लिश करेंगे रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। इसको भी हम, जहां हम फुल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे।
हम एम्पावर करेंगे वुमेन को और 15,000 लखपति दीदी हम सिक्किम में बनाएंगे। इसके लिए भी हम काम करेंगे। Who will be having 1 lakh rupee earning per year। और उसी तरीके से we will create 25,000 jobs opportunities for women and youth in the next। बक्सर के मौजूदा भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट इस बार भाजपा ने बक्सर से काट दिया है। उनकी जगह प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बक्सर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने के लगभग 15 दिनों बाद अश्विनी चौबे पटना में कार्यक्रम में भावुक हो उठे। उन्होंने अपने टिकट काटने की कहानी अपनी ही जुबानी सुनाई और कहा कि जो साजिश हुई है उसमें कई लोग शामिल हैं। चुनाव के बाद सबके नकाब हटेंगे। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि अभी नामांकन नहीं हुआ है, उससे पहले भी बक्सर में बड़ा खेल होगा। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आपने इस क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति देखी है। आप सभी ने गंभीर परिस्थितियों के दौरान कांग्रेस को गायब होते हुए भी देखा है। जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया। मैं जाति के आधार पर नहीं बल्कि अमेठी के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में आपका समर्थन मांग रही हूँ। नजर नहीं आएगा। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम बेरोजगारी, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा लोगों ने एक बार फिर बोला है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे, इस बारे में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के सियासत, अब भाई खाने पीने पे अगर सियासत होने लगी तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। सियासत ईद के मौके पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सुनिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक आमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाज़ें हमने पढ़ी, अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम को कबूल फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह इस रमज़ान के माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई,
हमको रहम सिखाया गया। हम आने वाले 11 महीनों में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। आपका और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पूरे ना सिर्फ अहलियान वतन बल्कि हम तमाम इंसानियत पर रहम फरमाए। अल्लाह रहम फरमाने वालों को पसंद फरमाता। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दल बदल का खेल जारी है। वहीं टिकट कटने से नाराजगी भी उभरकर सभी पार्टियों के अंदर से सामने आ रही है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की नाराजगी भी एक बार फिर सामने आ चुकी है। बीजेपी ने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया तो उन्होंने पहले खुशी जताई, फिर अपना नाम वापस ले लिया। अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया में पवन सिंह ने पोस्ट किया और लिखा कि माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। आपको बता दें, बीजेपी ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसे में बीजेपी ने आसनसोल सीट से एमएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आर्या न्यूज।